समझते हैं कि भारत की खोज कैसे हुई। इस अमेरिका का नाम अमेरिका ही क्यों पड़ा, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यह अमेरिका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की खोज कैसे हुई, ये सभी पॉइंट को आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पर खोज की बात कर रहा हूँ कि भारत की खोज, अफ्रीका की खोज या फिर अमेरिका की खोज, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग हेरा गए थे, ये लोग गुम गए थे, ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपनी स्थिति में थे ही। यानी जैसे एशिया के लोग थे तो एशिया के लोगों को पता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि दुनिया कहाँ तक बड़ी है, यानी कहाँ कहाँ कौन देश है, ये नहीं पता था। उसी प्रकार यूरोप के लोगों को पता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन ये नहीं पता कि दुनिया का विस्तार कहाँ तक है। इनको ये नहीं पता था कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश है, या फिर इनको ये नहीं पता था कि एक अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है, उस अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दुनिया तो थी, दुनिया में बहुत सारे देश भी थे, लेकिन एक देश को ये नहीं पता कि दूसरा देश कहाँ है। तो यही खोज करने का जो काम किया ये यूरोप के लोगों ने किया। तो इसीलिए दुनिया को खोज करने का जो श्रेय जाता है, जैसे कि अपने भारत हो गया, अफ्रीका हो गया या फिर अमेरिका हो गया, ये श्रेय जाता है यूरोप के लोगों को। अब यूरोप के लोगों ने कोई जानबूझकर दुनिया का खोज नहीं किया, भारत का या अफ्रीका का, ऐसा नहीं उनके मन में आया कि नहीं चलो अमेरिका का खोज करते हैं, चलो भारत का खोज करते हैं, पूरी दुनिया को बताएं कि हमने खोज किया, हमारा ये इच्छा शक्ति था, ऐसा नहीं। ये यूरोप के लोगों का मजबूरी था, खोज करना इनका मजबूरी था। मजबूरी क्या था, आप सभी को पता है कि जो यूरोप है एक ठंडा प्रदेश है, और जहां ठंडा ज्यादा होता है वहां के लोग क्या करते हैं, मीट मांस का सेवन ज्यादा करते हैं। और यूरोप में बहुत ठंडा पड़ता है, आप देखिएगा लगभग यहाँ पर 8-9 महीने पूरा बर्फ का चादर एकदम बिछा जाता है, लोग एकदम कांपते रहते हैं। यहाँ के लोग, यूरोप के लोग अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मांस का सेवन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। उसी प्रकार अगर आप देखिएगा ये जो अपना अरब कंट्री है, इस अरब कंट्री के लोग भी बहुत मांस का सेवन करते हैं, क्योंकि अरब में पूरा मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ पर आपको ऊंट के अलावा, अजवा खजूर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चारों तरफ जाइएगा तो इस प्रकार का आपको रेत का टीला मिलेगा, उस रेत के टीला में आपको ऊंट टहलता हुआ इधर से उधर मिल जाएगा, लेकिन एक कैक्टस का पौधा मिल जाएगा, अजवा खजूर मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर कोई खेती नहीं मिलेगा, क्योंकि मरुस्थल में खेती कैसे होगा। तो इसीलिए जो है अपना अरब के लोग हैं, ये अरब वाला जो इलाका है, ये अरब के लोग भी अपना पेट भरने के लिए मांस को खाते हैं। तो यूरोप के लोग ठंड के कारण मांस को खाते हैं, और ये अपना अरब के लोग खेती हो ही नहीं सकता है इसलिए मांस को खाते हैं। लेकिन मांस खाने में दिक्कत क्या है कि अगर आप मांस में मसाला नहीं डालिएगा तो मांस में स्वाद नहीं आएगा। दूसरा कारण ये था कि अगर मांस को आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रखें, लेकिन आज मांस को काटे 2-3 दिन तक मांस को चबाते रहें, तो उसमें आपको मसाला डालना पड़ेगा। अगर सूखा मांस ऐसे ही रख दोगे तो बदबू आने लग जाएगा। तो उस समय क्योंकि फ्रिज का आविष्कार तो हुआ नहीं था, आज चलो फ्रिज है, फ्रिज में आप मांस को रख सकते हैं, 3-4 दिन टेम्परेचर एकदम कम कर दीजिए, एकदम जो है एकदम उसमें आइस जमा दीजिए तो मांस एकदम खराब नहीं होगा। तो उस समय तो आपको फ्रिज का आविष्कार हुआ नहीं था, तो इसीलिए जो ये आपको यूरोप के लोग हैं, अरब के लोग हैं, ये लोग अपने मांस में मसाला डालते थे। लौंग हो गया, इलायची हो गया, बड़ी इलायची हो गया, सूखी छोटकी इलायची हो गया, गरम मसाला हो गया, तेजपत्ता हो गया, 75 को तो मसाला होता है, लेकिन मसाला होता क्या है, मसालों का देश अपना ये भारत, और भारत में मसालों का जो राज्य है वो केरल। तो ये लोग जो है यूरोप के लोग इसी प्रकार आपको यूरोप से आते थे, मध्य एशिया होते हुए अरब के लोग के साथ मिलकर ये हमारे भारत से मसाला लेते थे। मसाला का जो व्यापार होता था ये आपको एक रेशम मार्ग, सिल्क रोड, इसी सिल्क रोड से मसाला का व्यापार होता था। ये सिल्क रोड कहने का मतलब हो गया या रेशम मार्ग, ये चीन का एक रेशम मार्ग था। चीन यहाँ से अपना यहाँ रेशम का उत्पादन करता था, रेशम का कपड़ा पहनते होंगे लड़की सब, रेशम का लाल दुपट्टा, रेशम का चुनरी, ये सब रेशम, यही जो रेशम में चीन में रेशम का उत्पादन बहुत अत्यधिक होता था। तो रेशम, चीन ने अपना एक रेशम मार्ग बनाया हुआ था पूरे, आप देख सकते हैं एशिया के साथ ले लेके साउथ ईस्ट एशिया हो गया, या आपको पश्चिम एशिया में जाता था, मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक। ये जो आपका सिल्क रोड है, रेशम मार्ग है, ये इस प्रकार यूरोप तक जाता था, यानी चीन का व्यापार यूरोप तक होता था। तो यहीं से यूरोप इसी मार्ग के द्वारा होते हुए यहाँ बीच वाला जो भाग पड़ता था तुर्की में, ये पड़ता था कस्तुतुनिया, तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तुर्की है, ये तुर्की अपने एशिया में ही पड़ता है, इसका अधिकांश ये पूरा भाग एशिया में पड़ता है, बस ये वाला भाग जो चल जाता है यूरोप में। तो वर्तमान में जो तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, उस इस्तांबुल का पुराना नाम था कस्तुतुनिया। तो इसी कस्तुतुनिया से होते हुए यूरोप के लोग यहाँ कस्तुतुनिया होते हुए यहाँ पर आते थे,
और यहाँ से जो अरब वाले लोग हैं, ये अरब वाले लोग ये हमसे मसाला खरीदते थे, भारत से मसाला खरीदते थे और मसाला ये ले जाते थे अरब वाले, और अरब के लोगों से ये यूरोप के लोग यहाँ आके मसाला खरीदते थे। यहाँ तक ठीक चलता था, ये लोग मसाले का व्यापार करते, हमसे मसाला लेते थे, ये लोग खरीद के लेके जाते थे। ये यूरोप के लोगों को पता था कि ये लोग भारत से मसाला लेके आ रहे हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं पता था कि भारत जाना कैसे है। इनको क्योंकि यहीं पर स्टॉप करते थे, ये लोग टैक्स ज्यादा लेते थे, महंगा में भी अरब के लोग इनको मसाला बेचते थे। लेकिन आगे चलकर दिक्कत क्या हो गया, ये जो अपना दिखाई दे रहा है तुर्की, ये तुर्की, यहाँ तुर्की से ऊपर जो देखिएगा अपना ये यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया। इस यूरोप कॉन्टिनेंट में रोमन साम्राज्य का शासक था, रोमन साम्राज्य का शासन था, रोमन साम्राज्य। इस रोमन साम्राज्य ने क्या किया था, 330 ईस्वी में, 330 ईस्वी में ये जो अपना कस्तुतिनिया दिखाई दे रहा है, कस्तुतिनिया यानी वर्तमान का इस्तांबुल, जो तुर्की का एक शहर है, ये देख रहे हैं इस्तांबुल। इस इस्तांबुल को इसने क्या किया था, रोमन साम्राज्य का जो शासक था, इसने कस्तुतिनिया को अपना राजधानी बना लिया और इस पर कब्जा कर लिया, और यहीं से ये चला गया रोमन साम्राज्य में, यानी कि चला गया ईसाइयों में। रोमन साम्राज्य यानी कि ईसाइयों का शासन, तो ईसाइयों के हाथ में चला गया। तो ये जो अपना अरब वाले लोग थे, जो ये तुर्की वाले लोग थे, यहाँ पर तुर्की के लोग चाहते थे कि यहाँ पर जो शासन हो वो मुसलमानों का हो, क्योंकि उसमें उस समय मुस्लिम धर्म का भी विकास हो रहा था, इस्लाम धर्म भी फैल रहा था। तो इस्लाम चाहता था कि ये जो कस्तुतिनिया है, इस कस्तुतिनिया पर जो शासन हो वो मुसलमानों का हो, यानी आपको उस्मानी शासक यहाँ पर हो। ये कस्तुतिनिया बहुत ही फेमस हो चुका था, बहुत ही उस समय कस्तुतिनिया इतना विकसित था कि इसको दुनिया में कहा था कि कस्तुतिनिया ऐसा कोई शहर है ही नहीं, बहुत ही विकसित शहर था कस्तुतिनिया। और दूसरा कारण ये था, मुसलमान इस कस्तुतिनिया पर इसलिए कब्जा करना चाहते थे क्योंकि जो मुसलमानों का जो हदीस है, उस हदीस में कहा गया है कि दुनिया का जब अंत होगा तो दुनिया के अंत में एक कस्तुतिनिया यानी वर्तमान का इस्तांबुल अपना अहम रोल निभाएगा। तो इसीलिए मुसलमान चाहते थे कि इस कस्तुतिनिया पर अपना शासक हो। लंबे समय से ये लोग संघर्ष कर रहे थे, यानी ईसाई लोग और मुसलमान यानी कि अरब लोग इस पर कब्जा के लिए लंबे समय से शासन अपना संघर्ष कर रहे थे। उसी समय जो है 1453 ईस्वी में उस्मानी शासक यहाँ पर हमला करता है और यहाँ पर कस्तुतिनिया पर जो है ईसाइयों को बहुत मार मारता है, बहुत मार। जो उस्मानी शासक था 1453 में, ये लड़का देख रहे हैं मात्र 21 साल का लड़का था, एकदम अपने सैनिकों के साथ आता है, तोप का उस समय नया नया तोप रहता है, तोप से मार मार के जो है कस्तुतिनिया का जो चारों तरफ का दीवार रहता है इसके सबको तोड़ ताड़ के कस्तुतिनिया पर कब्जा कर लेता है। और बोलता है यूरोप वालों को, आओ तुमको हम मसाला देते हैं, मसाला चाहिए तुमको, यहाँ मसाला, अब तुमको बाप से हम भेंट कराते हैं। तो यहाँ कस्तुतिनिया पर कब्जा आता है। अब जब कस्तुतिनिया पर कब्जा हो गया किसका, मुसलमानों का, तो बेचारे ये लोग मसाला का कैसे करेंगे, मसाला इनको कैसे मिलेगा। अगर मसाला मिलता भी था तो बहुत महंगे दाम में देते थे। अगर ये आगे चोरी चुपके से यूरोप वाले आगे बढ़ने का प्रयास भी करते थे कि चलो इधर से जाएंगे, कहीं ना कहीं हमको भारत मिल जाएगा, तो ये लोग पकड़ के जो है वाले अच्छा से धो देते थे इनको। तो इनका मजबूरी बन गया कि नहीं, हमको जो है समुद्री रास्ते से जाना होगा भारत। इनको पता था कि ये जो मसाला ये जो अरब वाले लेके आ रहे हैं, जो हमको बेच रहे हैं, तो ये तो इनके पास अपना मसाला तो है नहीं, लेके आ रहे हैं भारत से। लेकिन ये देखिए मैप है, छोटा पाकिस्तान जो है अपने में घुसा दिया, इसको हम लाल कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये लोग चाहते थे कि ये लोग समुद्र, यूरोप को पता था कि इसमें तो हम जा नहीं सकते, इस रास्ते से हम जा नहीं सकते हैं, सिल्क रोड से हम भारत जा नहीं सकते, अरब वाले हमको जाने नहीं देंगे, हमको जाना होगा किधर से, तो हमको जाना होगा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचना होगा। लेकिन समुद्री रास्ते में पहुंचने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था। ये यूरोप उस समय अंधकार युग में चल रहा था, अंधकार यानी 14 से 53 का से पहले का जो यूरोप का टाइम पीरियड है, इसको कहा जाता है अंधकार युग। अंधकार युग इसलिए कहा जाता है यूरोप को क्योंकि यूरोप में कुछ था ही नहीं उस समय, ना कुछ विकास नहीं था। इनको ये इन लोगों का मानना था, यूरोप के लोगों का मानना था कि जो पूरी दुनिया है वो चपटी है, यानी चपटी, ऐसे गोल नहीं है, गोल तो पूरा पृथ्वी नहीं है, लेकिन ये लोग का मानना था कि गोल भी नहीं है, पृथ्वी चपटी है। अगर हम लोग समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का जो अंतिम छोर है वो अनंत है, कहीं उसमें जाएंगे हचाक सा ही चल जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। तो इनका अलग ही थ्योरी था, कुछ विकास नहीं था। तो अगर ये लोग जहाज से निकलने का प्रयास करते भी थे, अपने यूरोप से निकलते थे कि चलो जहाज लेते हैं जाएंगे, उधर टपक जाते थे, क्योंकि जहाज भी उतना अच्छा खासा नहीं था। जो आपको दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि दूरबीन रहेगा तब ना हम दूर से देखेंगे कि जहाज को कैसे पानी में लेके जाना है। हो सकता है कोई बर्फ का पहाड़ होगा, उसे अगर दूरबीन से देख रहे हैं कि सामने बर्फ का पहाड़ है तो हम जहाज को कट मार लेंगे, लेकिन इन लोगों के पास कुछ विकास था ही नहीं, तो अंधकार युग में जी रहे थे। लेकिन जब 1453 ईस्वी में उस्मानी शासक ने इस्तांबुल यानी कस्तूनिया पर अपना कब्जा कर लिया, तब यूरोप वाले के पास मजबूरी आ गया
कि नहीं, हमको अब जो है अपना रास्ता बनाना ही पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और यहीं से यूरोप में जो आविष्कार का जो दौर चालू होता है, एकदम धड़ल्ले चालू होता है, आगे चालू होता ही है। तो ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यूरोप के लोग कहते हैं, ये पुर्तगाल वाले कहते हैं कि ऐसे नहीं, सबसे पहले हमको अपने जहाज पर काम करना पड़ेगा। अभी जो हमारा जहाज है, ये लोग बड़ा बड़ा जहाज बनाते थे, ना कोई दिशा सूचक यंत्र था। अब जहाज लिए बहुत भारी जहाज है, उसमें जो है आपको नाव जो है नाविक कैसे ले रहा है, उसको नाविक जो चला रहा है, मार रहा है समुद्र में, हवाला लेके उसको चला गया दूसरे कोना में, मतलब जहाज भी विकसित नहीं था। तो सबसे पहले लोगों ने कहा कि हमको अपना जहाज विकसित करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, अपना जहाज जो है हल्के टाइप का एक जहाज बनाया, उसको कहा गया कैरावल जहाज, यानी इस प्रकार का हल्के टाइप का जहाज बनाया। और उसमें क्या किया इन्होंने, आगे से पर्दा टांग दिया, बड़का बड़का जो है मोटा मोटा पर्दा टांग दिया। अब इससे क्या हो गया कि हल्का जहाज हो गया, तो इससे इनको दो फायदा हो गया, क्योंकि जब भी ये लोग यूरोप के लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे, तो इनको पता नहीं था कि हम कब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी नहीं पता था। तो ये लोग जब 2 महीने 4 महीना के लिए यात्रा पर निकलते थे, तो अपने लिए राशन उसन लेके निकलते थे। अगर जहाज भारी होगा, उसमें ऑटोमेटिक हम 4 महीने का राशन रख देंगे, तो जहाज और भारी हो जाएगा, तो और बढ़ने में उसको आगे में दिक्कत होगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपने जहाज को हल्का किया, छोटा बनाया, हल्का किया, और उस पर इस प्रकार का पर्दा टाइप का टांग दिया। अब इससे क्या होगा कि हवा का जो प्रेशर आएगा, इस मान के लिए देख सकते हैं उठा हुआ, यानी हवा का वेग जो है इस तरफ है, तो ऑटोमेटिक हवा का वेग जब इस तरह रहेगा तो जहाज को आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जहाज को छोटा किया, उसमें पर्दा टांग दिया, इस जहाज को कहा गया कैरावल। और यहीं से ये लोग प्रयास करना स्टार्ट कर दिए। 1453 में यहाँ पर देखें कब्जा होता है, और उसके बाद ये लोग अपना स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने का, भारत पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। 2-3 जाता है, ऐसे नहीं करता है, चला गया, इधर जाना था कहीं चला गया समुद्र में, वहीं डूब के मर गया। लेकिन फाइनली समय आता है 1488 का समय आता है, 1488 का। ये 1488 में पुर्तगाल का एक व्यापारी था, उस व्यापारी का नाम था बार्थोलोमियो डियाज 1488 ईस्वी में इस पुर्तगाल से निकलता है कि चलो हम जा रहे हैं भारत की खोज करेंगे। और 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट होते हुए ऐसे करते करते कई महीनों की यात्रा करते हुए साउथ अफ्रीका के इस दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचता है। और पहुंचने के बाद ये जो इसका एकदम जो है आत्मा जो है वो एकदम टूट जाता है, यानी इसका आशा जो है टूट जाता है। कहता है कि बाप रे, कितना महीना से हम यहाँ से निकले हैं, चल रहे हैं, केम्हर भारत हमको पते नहीं है। और यहाँ अफ्रीका में पहुंचने के बाद ये अपना जो इसका इच्छा, मतलब जिसका शक्ति था कि हम भारत का खोज करेंगे, ये टूट जाता है। और ये कहता है कि जो मेरा भारत खोजने का जो उत्तम आशा जो था भारत खोजने का, उस आशा का अंत हो गया। तो इसीलिए जो साउथ अफ्रीका का जो अंतिम बिंदु है, इसको कहा जाता है उत्तम आशा अंतरिप, यानी इसका जो आशा था, भारत खोजने का उत्तम आशा था, उस उत्तम आशा का अंत हो गया। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के जो दक्षिणतम बिंदु है, इसको बोलते हैं उत्तम आशा अंतरिप, या इसी को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ से बेचारा ये 1488 में यहीं पर आके इसका चला गया, वापस हो गया कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है, जहां देख रहे हैं तहां समुद्र है, कहां जाए भारत खोजने के लिए। तो यहाँ से बेचारा वापस लौट जाता है, लेकिन अफ्रीका की खोज कर देता है। फिर आगे आप आता है 1492 का साल। 1492 में ये पुर्तगाल के जस्ट पड़ोसी का देश है स्पेन। ये स्पेन से एक नाविक निकलता है, उस नाविक का नाम था कोलंबस। ये कोलंबस यहाँ से निकलता है, ये कहता है हम जा रहे हैं भारत की खोज करने। और ये भारत की खोज करने जाना चाहिए था ईस्ट में, तो ये अपना जहाज लेकर घुस जाता है यहाँ पर कैरेबियन में सागर में जो एक देश था, उस अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ आता है, उसका नाम है द बहामास। और इसी बहामास में ये पहुंचता है 1492 ईस्वी में, और कहता है कि लो भाई, हमने इंडिया का खोज कर दिया। यानी जो बहामास है, उसी बहामास को बोलता है इंडिया इसलिए पड़ता है क्योंकि आप सभी को पता है कि अपने भारत में यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है, तो सिंधु को बोलते हैं इंडस, वहीं से इंडस से आता है इंडिया। और यहीं से बोलता है 1492 ईस्वी में कि हमने इंडिया का खोज कर दिया। और यहाँ बहामास में पहुंचता है, तो यहाँ का जो आदमी सब होता है एकदम थोड़ा करिया और लाल टाइप का, करिया देखिएगा काला और लाल टाइप का मिश्रण होगा। तो यहाँ आदमी उतरता है तो देखता है, आदि मानव सबको देखता है, यहाँ मतलब जो जनजाति लोग होते हैं उसको देखता है, होरे बाबा हुलू बाबा एकदम लाल लाल टाइप का। तो यहाँ जब पहुंचता है तो ये बोलता है कि यहाँ के जो लोग हैं रेड इंडियन है, क्या है
रेड इंडियन। तो कोलंबस यहाँ के लोगों को बोलता है रेड इंडियन, रेड इंडियन। और यूरोप में जाके बोल देता है कि देखो मैंने भारत का खोज कर दिया। सब लोग यूरोप के लोग भी मान लेते हैं कि हाँ भारत खोज हो गया। तो भारत का खोज हो गया तो मसाला लो ना, तो मसाले नहीं मिलता। तो कहता रे पगला तो कौन भारत के खोज कर गया है, मसाला अपने पास है ही नहीं है। कहता भारत का खोज कर दिए, भारत का खोज कर दिए। तब आता है 1498 का साल। 1498 के साल में फिर पुर्तगाल से एक नाविक निकलता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा समझ आता है, उसको पता था कि जो भारत है इस दिशा में नहीं है। ये तो कोलंबस तो खोज के आइए गया, पगला झूठ बोल दिया है। भारत खोज इस दिशा में है, यानी पूरब की दिशा में हमको जाना होगा। तो इधर से आपको वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में फिर निकलता है पुर्तगाल से। और ये निकलता है, ये बोलता है कि हम यहाँ से खोज नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हमको पहुंचना कहाँ है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहुंचता है, इसके दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष पर। और यहाँ पर आके एक व्यक्ति यहाँ से पहले बोलता है कि डायरेक्ट नहीं, यहाँ हम कुछ करते हैं, 2-3 यहीं पर रुकता है, अध्ययन करता है कि किधर जाए नहीं जाए। क्योंकि समुद्र यहाँ देखिएगा कैसे आप लोग गाँव घर में बाढ़ आता है तो देखिएगा बाप रे बाप कितना पानी है, कहाँ तक है, सिर्फ बाढ़ में। और जो समुद्र के बीच में जाएगा सोचिए उसको कैसा नजारा आएगा, चारों तरफ समुद्री समुद्र। तो यहीं पर आके आपको वास्को डी गामा पहले कहता है कि ऐसे नहीं, यहाँ पर इसको एक व्यक्ति मिलता है, गुजरात का एक व्यक्ति था, उसका नाम था अब्दुल मुस्लिम व्यक्ति था जो व्यापार करने के लिए यहाँ पर गया हुआ था। तो उसी अब्दुल से मिलता है और अब्दुल से पूछता है कि भैया हमको जाना है भारत, हमको भारत का रास्ता बताओ। तो अब्दुल कहता है कि भारत जाना तो टेंशन कहाँ ले लो, हम ही ना भारत के हैं, सीधे हचाक से यहाँ से सीधा जाते रहिए आपको भारत मिल जाएगा। तो यहाँ से वास्को डी गामा फिर उसके अब्दुल के कहने पर सीधे भारत की तरफ ऐसे निकलता है। भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य आप सभी को पता है इस साइड में पश्चिम के दिशा में पड़ जाता है केरल। कौन सा पड़ता है, केरल। तो केरल में पहुंचता है, केरल के जो है यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पर। और यहाँ पर जो उसका राजा था, उस समय जो राजा था उसका लोकल राजा था, उस राजा का नाम था जमोरिन। और जमोरिन इसका स्वागत करता है। जमोरिन देखता है कि जहाज से आया है, एकदम उस समय भाप वाला जहाज बनाया हुआ था, आविष्कार किया हुआ था। तो जहाज से जैसे उतरता है तो यहाँ का शासक जमोरिन इसका भव्य स्वागत करता है, अपनी दुख पीड़ा को बताता है कि हम आए हैं, बहुत लंबा यात्रा करके तय करके आए हैं, हमसे पहले भी जो है आप यहाँ पर लोग आने के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं पहुंच पा रहे थे, हमको चाहिए मसाला। तो यहाँ से जमोरिन खूब इसको मसाला देता है, पैक करके देता है। एक जहाज तो लेके आया था, जमोरिन 1-2 जहाज और पैक करके इसको देता है, लेके जाओ। और जब ये आपको वास्को डी गामा यहाँ से जब लेके जाता है मसाला को लेकर यूरोप में, तो 26 गुना ज्यादा प्रॉफिट पर वास्को डी गामा उस मसाला को यूरोप में बेचता है। यानी अगर 1 रुपया में यहाँ से उसने एक मसाला खरीदा था तो उसको यूरोप में जाकर बेचता है 27 रुपया में। बात समझ रहे हैं, 26 गुना ज्यादा प्रॉफिट में यहाँ पर बेचता है। तब समझ आता है वास्को डी गामा की अरे भाई पुर्तगाल का लोग सब कि भारत में तो बहुत व्यापार का एकदम माध्यम जो है बहुत तगड़ा है, अगर वहां से बिजनेस किया जाए, वहां से सामान लाया जाए, यूरोप में अगर बेचा जाए तो माला माल हो जाएगा। और यहीं से जो है भारत का गुलाम होने का रास्ता खुल गया। पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, सबको लालच फैल गया कि नहीं भैया भारत तो सोने की चिड़िया है। तो इस प्रकार यहाँ से आए और भारत जो है आगे उपनिवेशवाद का दौर स्टार्ट हो गया। उपनिवेशवाद एक अलग चैप्टर है। तो यहाँ आपने देखा कि 1498 ईस्वी में कैसे वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। भारत का खोज समझ गए 1498 में ईस्वी में हो गया। उसके बाद आता है कि जब ये हल्ला कर दिया था कोलंबस की यही जो है आपको भारत है, भारत है, भारत है, भारत है। तो जब वास्को डी गामा ने इसका खोज कर दिया रियल भारत का, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपको सिंधु नदी गुजरती है जिसको बोलते हैं इंडस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। तो इसका नाम पड़ गया इंडीज, इसका नाम पड़ गया इंडीज। तो एक इंडीज ये था, एक इंडीज ये हो गया। लेकिन ये वाला जो बहामास इंडीज है ये वेस्ट में है, क्या है, वेस्ट में। और ये वाला इंडीज क्या है, यानी अपना भारत ये ईस्ट में है। तो इसलिए जो बहामास वाला है इसको कहा गया वेस्ट इंडीज, इसको कहा गया वेस्ट। यानी कैरेबियन सागर में जो देश है एक कोई देश नहीं है, ये वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, 13-14 देश मिलाकर बनता है वेस्ट इंडीज। तो यहाँ हो गया ये वेस्ट इंडीज और हम तो हो गए, इनके नजर में हो गए हम ईस्ट इंडीज। तो यहाँ से 2 देश का धारणा हुआ, एक ईस्ट इंडीज और एक हुआ वेस्ट इंडीज। तो लेकिन यहाँ पर आप ये जो बोल दिया था, कोलंबस बोल दिया था कि यही भारत है। अमेरिका को बोल दिया था भारत है, बहामास को बोल दिया था भारत है। और ये जो इतना बड़का पता लगा था कि ये जो है ये बोला था कि भारतीय महाद्वीप का एक देश है जिसमें अभी कनाडा और अमेरिका आते हैं। लेकिन आगे चलकर एक आपको स्पेन का व्यक्ति था अमेरेगू वेस्पुची,
ये आपको स्पेन का ही एक व्यक्ति था, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। तो इसने क्या किया, अच्छे से इस अमेरिका कॉन्टिनेंट का अध्ययन किया और इसने बताया कि नहीं, अमेरिका जो है कोई भारतीय महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग कॉन्टिनेंट है। एक है उत्तरी अमेरिका और एक है दक्षिणी अमेरिका। तो इसी के नाम पर पड़ गया, अमेरिगो के नाम पर ही पड़ गया अमेरिका शब्द, अमेरिका नाम पड़ गया। तो यहीं से अमेरिका शब्द की उत्पत्ति हुई। एक बन गया उत्तरी अमेरिका और एक बन गया दक्षिणी अमेरिका। और आगे चलकर फिर और जो है सर जॉन ने मिलकर, एक और व्यक्ति के साथ मिलकर यहाँ पर ये कनाडा का न्यू फाउंडलैंड है, इस न्यू फाउंडलैंड का जो है अध्ययन किया। आगे चलकर जो यूरोप के लोग मानते थे कि पूरी दुनिया चपटी है यानी गोल नहीं है, तो फिर इसकी धारणा को दूर किया। मगरे नाम का एक व्यक्ति था, मगरे नाम के व्यक्ति ने जहाज से पूरी दुनिया का ही चक्कर लगा दिया और देखा पूरा समुद्री यात्रा किया। मर्गेन नाम के व्यक्ति ने अपने जहाज से पूरी दुनिया में समुद्र का यात्रा किया और बोला कि रे पागल, सब धरती जो है चपटी उपटी नहीं है, बल्कि धरती गोल टाइप के है और सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लोग का पहले मानना क्या था, अंधकार युग में जब जी रहे थे कि धरती जो है चपटी है, अलग महासागर ये है, अलग ये महाअटलांटिक अलग है, ये अलग है, पैसिफिक अलग है, हिंद महासागर अलग है, ये अलग थोड़ी है। ये तो हमने नाम दे दिया अध्ययन की दृष्टि से, इसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है, बाकी ये तो सभी आपस में लिंक है। तो वही जाके जो मनरेगो था उसी ने बताया था कि ये पूरा दुनिया में जो है समुद्र का उसने यात्रा किया और बोला कि पूरी दुनिया चपटी नहीं बल्कि गोल है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का खोज कैसे हुआ, अफ्रीका का खोज कैसे हुआ, अमेरिका का शब्द कैसे उत्पत्ति हुआ, किसने ये धारणा को स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी चपटी नहीं है। तो अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज सोम नारायण को फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सोम नारायण को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।